तो चलिए अब पूरे दुनिया के घटनाक्रम को बहुत बारीकी से समझने के लिए चलते हैं सीधा मुंबई स्टूडियो अंशुमन तिवारी सर के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। कल सुबह जब हम आपको ये बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की है, उस समय हमने बोनस पर आपको भी ये भी बताया था कि युद्ध विराम फ्रेजाइल है, कमज़ोर है और इसकी गतिविधियां आज पूरे दिन में बदल सकती हैं। और वैसा ही कल दिन में हुआ। पूरे दिन बाजार के लिए एक अलग अलग तरीके के घटनाक्रम आते रहे। दुष्यंत कुमार का एक शेर मुझे याद आता है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। बाजार नादान है और सियासत पेचीदा। और कल पूरा दिन भर दुनिया की सियासत बाजारों को नचाती रही। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने शेयर बाजारों को और दुनिया के वित्तीय बाजारों को अनिश्चितता में डाला। हालांकि आज का दिन बाजारों के लिए कमोबेश बेहतर रहने की संभावना है, क्योंकि कई सारी चीजें जो कल तक अस्थिरता में थी, भले ही युद्ध विराम थोड़ा कमजोर है, फ्रेजाइल है, लेकिन अब फिलहाल ये युद्ध विराम आगे बढ़ता, संघर्ष विराम स्थायी होता हुआ दिख रहा है, कम से कम तात्कालिक तौर पर कुछ दिनों के लिए तो ऐसा दिखता है। कल सुबह ट्रंप के ऐलान के बाद ही इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम टूट गया था। इजराइल ने तेहरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया और जिसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कल पहली बार इतना झुंझलाया हुआ, इतना गुस्से में देखा गया। उन्होंने इजराइल की लापरवाही भरी कार्यवाही की आलोचना की और उन्होंने कहा कि दोनों देश युद्ध विराम का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद फिर परिस्थितियां थोड़ा बदलनी शुरू हुई। इजराइल ने आज सुबह कहा कि जंग में उसकी जीत हुई है। ट्रंप की प्रतिक्रिया के बाद दोनों ने, ईरान और इजराइल ने फिलहाल संयम बरतने के संकेत दिए हैं और उसके बाद से दोनों मोर्चों पर शांति है। लेकिन कल की तेज गिरावट के बाद तेल की कीमतों में भारी उथल पुथल दिखाई दी। जैसे जैसे संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बढ़ती रही, पूरे दिन में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता रहा, ईरान और इजराइल के परस्पर विरोधी बयान आए। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा, इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान पर हमले किए जाएंगे क्योंकि उसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। ईरान ने कहा कि उसने कोई मिलिट्री ऑपरेशंस बंद नहीं किए हैं, बल्कि ये अगर ईरान हमला नहीं करता तो ये शांति रहेगी। लेकिन अब पश्चिम एशिया में तनाव भरी शांति है। युद्ध विराम की मजबूती को लेकर अभी भी शक है दोनों देशों में, लेकिन फिलहाल ये शांति अभी कुछ समय तक स्थिर है। कच्चे तेल के बाजार में जो परिस्थिति कल बनती दिखाई दी थी संघर्ष विराम के बाद, वैसी आज नहीं दिखाई दी। कच्चे तेल में मजबूती दिख रही है। किसी भी घटनाक्रम पर क्रूड ऑयल के बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन जो दूसरा बड़ा मुद्दा आज पूरी दुनिया के और खासतौर से ईरान और इजराइल के युद्ध के संदर्भ में दुनिया के सवालों में है, वो ईरान के यूरेनियम को लेकर है। ईरान के जिस यूरेनियम को खत्म करने के लिए, जिस संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने की जंग हुई थी, अब वही विवादों में है। रॉयटर्स और गार्जियन की खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि हम अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान के पास यूरेनियम सुरक्षित हो सकता है। रॉयटर्स और सीएनएन ने इधर एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को झटका तो लगा है, मगर ये तबाह नहीं हुआ है। इधर एएफपी ने यह रिपोर्ट किया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को करीब से देखने की इजाजत मांगी है, ताकि वास्तविकता का पता चल सके कि यूरेनियम का क्या हुआ है। और फिलहाल आज जब हम सुबह आपको बता रहे हैं, तब तक पूरी दुनिया में इस बात पर बहस, चर्चा, विशेषज्ञों की राय जारी है कि क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम वास्तव में प्रभावित हुआ है, जिसे लेकर यह जंग हुई थी। इधर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बड़ा घटनाक्रम जहां से आज भी खबरें आएंगी थी और कल भी आई थी, वो हेग में चल रही नाटो की समिट है। लंबे समय बाद नाटो का समिट हो रहा है, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बेहद सनसनीखेज चेतावनी दी और जिसके बाद दुनिया के बाजारों में इसे आज समझने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि रूस 2030 तक नाटो पर हमला कर सकता है और इसलिए हथियारों की आपूर्ति तेज करने की जरूरत है। डेली मेल सहित कई अखबारों ने इसे रिपोर्ट किया है। जेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया कि चीन रूस के हथियार कार्यक्रम को मदद कर रहा है और यह एक महत्वपूर्ण बात है जो नाटो में निकल कर आई। नाटो के प्रमुख डच पीएम रुटे ने घोषणा की कि नाटो देश अब 2030 तक जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करेंगे। इसमें एयर डिफेंस और टैंक क्षमताओं पर खासतौर पर जोर दिया जाएगा, ऐसी खबर यूरोन्यूज ने दी है। इधर नाटो का अनुच्छेद 5, जिसके तहत अमेरिका नाटो के साथ समर्थन के लिए वचनबद्ध है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं और अलग अलग तरीके से इसे समझा जा सकता है। आज नाटो की बैठक से क्या प्रस्ताव और क्या फैसले आते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। अमेरिका में माइग्रेशन नीति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिससे ट्रंप को राहत मिलेगी। कोर्ट ने ट्रंप की डिपोर्टेशन नीति को मंजूरी दी है और राज्य सरकारें अभी भी इसे लागू कर सकेंगी। इधर दो खबरें पर्यावरण की दृष्टि से आज पूरी दुनिया के निगाहों में रहेंगी। ग्रीस के जंगलों में भारी आग लगी है, जिसका असर यूरोप में गर्मी के तौर पर दिख रहा है और हमने कल आपको बताया था कि अमेरिका के कई हिस्से गर्मी से तप रहे हैं। अमेरिका के ऊपर एक हीट डोम बना है।
इन प्रमुख घटनाक्रमों से अब हम चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ जिन आंकड़ों का असर हमें बाजारों पर अलग अलग जगह दिखाई देगा। अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स गिरा है, 9.81 पर 98.1 पर पहुंचा है। टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता के कारण उपभोक्ताओं के भरोसे में, विश्वास में और खर्च की योजनाओं पर असर दिख रहा है। बाजारों के लिए खबर निराशाजनक है कि फेड चेयर पावेल ने कहा कि ब्याज दरें भी घटेंगी नहीं, पहले टैरिफ के असर को समझना होगा। अमेरिका में सभी बड़े बैंक स्ट्रेस टेस्ट में पास हो गए हैं। 23 बड़े बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट हुआ था, जो कि अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था का नियमित प्रक्रिया है। वो सारे बैंक उस स्ट्रेस टेस्ट में पास हुए हैं, लेकिन जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक के लिए मंदी के हालात में जोखिम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है। ब्रिटेन की सरकार ने अपने कर्ज जीडीपी अनुपात को कम करने के लिए विशेष समिति बनाई है। ब्रिटेन का कर्ज जीडीपी अनुपात 102% है जीडीपी के अनुपात में। इधर कनाडा में मई में मैन्युफैक्चरिंग बिक्री के आंकड़े आए हैं, 1.2% की गिरावट दिखी है। ऑटो सेक्टर प्रमुख कारण रहा है, टैरिफ के कारण निर्यात में कमजोरी आई है। ऑफिशियल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फोरम एक काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था और इसकी कल एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चर्चा में रही। इस रिपोर्ट ने बताया कि केंद्रीय बैंक, दुनिया के केंद्रीय बैंक अब डॉलर को छोड़ रहे हैं और सोने और युआन में रिजर्व बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर गोल्ड में उनके रिजर्व में 27% की बढ़ोतरी है। यह खुलासा मौद्रिक बाजारों को, सोने की कीमतों को और कमोडिटी बाजार को प्रभावित करेगा। जापान में केंद्रीय बैंक की बैठक के मिनट्स आ गए हैं। बैंक ने महंगाई और बाजार के जोखिम को लेकर ब्याज दरों पर सतर्क रुख अपनाने का संकेत दिया है। सिंगापुर में 10 साल की बॉन्ड की यील्ड 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। इधर कमोडिटी बाजार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। ईरान इजराइल युद्ध विराम के बाद अनिश्चितता से ब्रेंट क्रूड में तेज उतार चढ़ाव दिखा। आज सुबह 7 बजे ब्रेंट करीब 1.28% की तेजी के पास $68 के आसपास था, जबकि WTI करीब 1% की तेजी के साथ $65 पर था। आज पूरा दिन युद्ध विराम की स्थिरता को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों पर दांव लगाए जाएंगे और इसमें उतार चढ़ाव दिखेगा। लेकिन युद्ध विराम होते ही, संघर्ष विराम की घोषणा होते ही डॉलर में कमजोरी वापस लौट आई। डॉलर की कमजोरी की वजह से सोना 3335 पर डॉलर ऑunce के आसपास मौजूद है। सेंट्रल बैंक्स की नई सोना खरीद या फ्रेश गोल्ड बाइंग आने की संभावना है, बाजार से संकेत है। मेटल्स में स्टील की कीमत पर दबाव बना हुआ है, मांग कमजोर है और अमेरिकी टैरिफ के कारण पूरी दुनिया में आपूर्ति बढ़ी हुई है। फसलों में चावल और सोयाबीन मजबूती पर है। क्रिप्टो बाजार में 2-3 दिनों में खासे बड़े घटनाक्रम हुए। कल परसों के संघर्ष के बाद क्रिप्टो में बिकवाली दिखी थी, शॉर्ट पोजीशंस बनती दिखी थी। कल वो रिटेल शॉर्ट पोजीशन बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर $240 मिलियन के आसपास की लिक्विडेशन आई है, ऐसा ब्रेन क्रिप्टो ने सजेस्ट किया है। लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रंप की ETF की लिस्टिंग के नियमों में बदलाव की अर्जी दी है। यह ETF ट्रंप मीडिया का ETF बिटकॉइन और ईथर को ट्रैक करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अपनी फाइलिंग में यह जानकारी दी है कि ETF की लिस्टिंग के लिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कुछ नियमों में बदलाव चाहता है। इधर जापान का फाइनेंशियल रेगुलेटर क्रिप्टो करेंसी के वर्गीकरण में बड़े बदलाव कर रहा है ताकि देश में क्रिप्टो ETF को बढ़ावा दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट घटनाक्रम पिछले 24 घंटों में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं और कई बड़ी कंपनियों से जुड़ी हुई कई खबरें हमारे पास हैं। ऑटोनमस ड्राइविंग के झूठे दावों को लेकर टेस्ला पर यूरोप में फ्रांस में 50,000 पाउंड का जुर्माना यूरो का जुर्माना लगाया गया है। जबकि फोर्ड ने अमेरिका में अपने सुपर ड्यूटी ट्रक मॉडल को ब्रेक फेल्यूर के कारण रिकॉल कर लिया है, वापस मंगा लिया है। और फोर्ड ने अपने मौजूदा मॉडलों को लेकर इस ट्रक के मॉडल को लेकर डू नॉट ड्राइव का अलर्ट जारी किया है। नेटफ्लिक्स का स्टॉक कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। सब्सक्राइबर बढ़ने से, नया कंटेंट आने से नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू अच्छे रहे हैं और कीमतें बढ़ाने के बाद भी कंपनी का मुनाफा बेहतर हुआ है। कंपनी ने हाल फिलहाल में अपने पैकेजेस की दरों में रिवीजन किया था। नेटफ्लिक्स का स्टॉक इस समय सर्वकालिक उच्च स्तर पर दिख रहा है। वोल्वो की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इकाई ने चाइना की सब्सिडरी में हिस्सा बेच दिया है। 70% हिस्सेदारी चाइना के लेगोंग ग्रुप को बेची गई है। इधर गूगल पर यूके में सख्ती हो रही है, उसे अपने सर्च इंजन में वैकल्पिक स्क्रीन देनी होगी ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाई जा सके। और टेस्ला की रोबो टैक्सी, जिसकी खबर हमने आपको कल बताई थी, जिसका टेक्सास ऑस्टिन में जिसका प्रयोग शुरू हुआ था, उसने ट्रैफिक उल्लंघन किए हैं और उसके बाद उसकी जांच शुरू हुई है। विदेशी मुद्रा बाजारों पर भी आज बाजार में निगाह रहेगी। संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी डॉलर और डॉलर इंडेक्स 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया और इसका असर यह हुआ कि दुनिया की सभी मुद्राओं में मजबूती है। रुपये में हमें कल तेज रिकवरी दिखाई दी, आज भी रुपये में मजबूती बने रहने की संभावना है। ब्रिटिश पाउंड भी 3 साल की ऊंचाई पर है। भारतीय बाजार में आज 2-3 महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर रहेगी।
कल एयर इंडिया दुर्घटना के बाद डीजीसीए ने भारत के पूरे एयर ट्रैफिक व्यवस्था में, विमानों के प्रबंधन में और हवाई अड्डों की सुरक्षा की व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई हैं। और एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट है जिसमें डीजीसीए ने अपनी ताजी ऑडिट में एक लंबी सूची पाई है जो कि विमानों के रखरखाव से लेकर विमान पट्टियों के रखरखाव तक शामिल है। इसके बाद उड़ानों में कटौती भी बढ़ी है। इस रिपोर्ट पर आज क्या प्रतिक्रिया होती है, एविएशन कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ता है, इसे बाजार में देखना होगा। रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की है, करीब 13,000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की उम्मीद है। रेलवे स्टॉक्स पर आज नजर रहेगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ लाने से पहले लागत में कमी कर रही है। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण होंगे। नाटो सम्मेलन का दूसरा दिन है। डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के रिश्तों का भविष्य क्या होगा, नाटो देश क्या अपने रक्षा खर्च में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूर करेंगे और रूस को लेकर नाटो की रणनीति क्या होगी, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। ईरान इजराइल तनाव किस दिशा में जाएगा, ये युद्ध विराम स्थायी होगा या दोबारा किसी टकराव की संभावना बनेगी, इस पर आज बाजार की निगाहें रहेंगी। और इसके आधार पर ब्रेंट क्रूड और डॉलर पर सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव की संभावना है। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही।